बूढ़ी काकी। कहते हैं कि बुढ़ापा बचपन का पुनर्आगमन हुआ करता है और इस कहानी में बूढ़ी काकी के मन में अब जीवा स्वाद के सिवा कुछ चेष्टा शेष नहीं थी और ना अपने कष्टों की और आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। अब उनकी समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ पैर जवाब दे चुके थे। पूरा दिन अपनी कोठरी में पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता अथवा बाजार से घर पर कोई चीज़ आती और उन्हें नहीं मिलती तो वह रोने लगती। उनका रोना सिसकना साधारण रोना नहीं था। काकी के पति देव को स्वर्ग पधारे अरसा हो गया था। बेटे तरुण को खोकर वो चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा काकी का कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लगा दी थी। भतीजे ने संपत्ति नाम लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन वो सब झूठे थे। उस संपत्ति का सालाना आय 200 रुपए से कम नहीं था। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उसमें पूरा हाथ उसके भतीजे बुद्धिराम का था और उसकी पत्नी रूपा का। एक दिन की बात है, ये लोग खाना खा लो, अब थोड़ा समय क्या लग जाए, पूरा घर सर पर उठा लेती है ये बुढ़िया। और रूपा सूखी रोटियां उस टूटी हुई चारपाई पर रखकर चली जाती है। नहीं खाती मैं ये बासी खाना, रात का बचा हुआ है। भगवान करे तेरी बहू भी तुझे ऐसा ही खाना दे। तभी बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली वहां आ जाती है। क्या लाई है मेरे लिए? काकी, तेरे लिए कचौड़ी लेकर आई हूँ। अरे वाह, कचौड़ी। काकी, अम्मा से बचा कर लाई हूँ, जल्दी जल्दी खा लो। काकी बड़े आनंद से कचौड़ी खाती है। और है क्या बेटा? नहीं नहीं, एक ही थी और वो मैं आपके लिए छुपा कर लाई थी। और हाँ, ये नाश्ता भी खा लेना, नहीं तो भूखे पेट में दर्द हो जाएगा। मेरे लिए पानी ला दे, ये रोटी मैं पानी में डुबा कर खा लूंगी। बहुत सूखी रोटी लाती है तेरी माँ। माँ के पास चाची आई है और वो साथ वाले दूसरे कमरे में है। मैं रसोई से आपके लिए दूध लाकर दे देती हूँ। हाँ, और सुन, मलाई समेत ले आना, मैं छुपा कर अंदर बैठकर खा लूंगी। इस तरह पूरे घर में एक ये छोटी बच्ची लाडली ही थी जो बूढ़ी काकी से प्यार करती थी और बड़े बेटे तो माँ बाप की तरह ही बूढ़ी काकी का तिरस्कार करते थे। आज घर में बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक था। घर में तरह तरह के पकवान बन रहे थे और पूरा घर पकवानों की खुशबू से महक रहा था। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो भर पेट खाना खाऊंगी और खूब सारी मिठाई भी खाऊंगी। कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। यहाँ बैठकर क्या फायदा। हलवाई के पास जाती हूँ, क्या लाल लाल पूरियां तल रहा है। और काकी हाथ के सहारे रेंगते हुए हलवाई के पास आकर बैठ जाती है। तभी बुद्धिराम की पत्नी बूढ़ी काकी को हलवाई के पास पूरियों को निहारते हुए देख लेती है। अरे आग लगे ऐसे पेट में, पेट है या कुआं है जो कभी भरता ही नहीं। अभी मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान तक को भोग नहीं लगा और इनके पेट में पहले ठूस दिया जाए। इतना खाती हो, आखिर जाता कहाँ है? और वो उसे धक्का मार देती है। जाओ अंदर अपनी कोठरी में जाकर बैठो, जब सब लोग खाना खा लेंगे तभी तुम्हें मिलेगा, समझी? और कोई तुम देवी नहीं हो जो सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा हो। चलो जाओ यहाँ से।
बूढ़ी काकी दुखी मन से हाथ के बल रेंगती हुई कोठरी के अंदर आ जाती है। सच ही तो है, जब तक मेहमान नहीं खाएंगे तब तक घर वाले कैसे खा सकते हैं। मुझसे इतनी देर अब नहीं रहा जाएगा। सबके सामने कितनी बेइज्जती हुई है। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं तब तक नहीं जाऊंगी। बूढ़ी काकी के मन में ऐसे विचार चल रहे थे और वो बैठे बैठे बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन उससे इंतजार नहीं हो रहा था। एक एक पल उन्हें एक जुग के समान लग रहा था। सब मेहमान खाना खा रहे थे और बूढ़ी काकी कोठरी में बैठे बैठे खाने का इंतजार कर रही थी। ये लाडली भी न जाने आज कहाँ चली गई। आज इतने मेहमानों में उसे भी मेरी याद नहीं आई। बहुत इंतजार करने के बाद अब तक तो सबने खाना खा लिया होगा। अब तो बहुत देर हो गई। अगर ऐसे ही अंदर बैठी रही तो बचा हुआ ही खाना खाना पड़ेगा। इस सोच विचार में बूढ़ी काकी फिर से कोठरी से निकलकर बाहर आ जाती है। सब मेहमानों ने खाना खाते हुए बूढ़ी काकी को देखा तो वो लोग बोले, अरे ये कौन है? तभी बुद्धिराम ने उसे देखा और गुस्से से उन्हें घसीटता हुआ उनकी कोठरी के अंदर ले जाकर उन्हें फेंक देता है। तुम्हें 2 पल भी चैन से नहीं बैठा जाता है क्या? खाना देखा नहीं कि मुंह ललचाने लगती हो। जब तक सब नहीं खा लेंगे तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तू अब बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो वहां से चला जाता है। बूढ़ी काकी बहुत दुखी होकर अपनी कोठरी में चली जाती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है भगवान। इधर सुबह से शाम हो गई। सब मेहमान खाना खाकर चले गए थे। घर वालों ने भी खाना खा लिया था, लेकिन किसी को भी बूढ़ी काकी का ध्यान तक नहीं आया और सब खाना खाकर सो गए। लेकिन लाडली ने अपने हिस्से की कुछ पूरियां अपनी गुड़िया वाली पोटली में काकी के लिए बचा कर रखी थी। लाडली ने देखा कि अब माँ सो गई है। वह चुपके से उठ जाती है और अपनी काकी के पास जाती है। काकी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। बूढ़ी काकी लाडली की आवाज सुनकर झट से उठ जाती है। तुम्हारे लिए मैं पूरियां लाई हूँ। अच्छा, तेरी अम्मा ने भेजी है क्या? नहीं नहीं, ये तो मेरे हिस्से की है। मैंने आपके लिए बचा कर रखी थी। बूढ़ी काकी पूरियां खाने लगती है। और है क्या बेटा? नहीं काकी, बस इतनी ही थी। आपको और खानी है क्या? हाँ, जा अपनी अम्मा से मांग कर ले आ। अम्मा तो सो रही है, उठाऊंगी तो वो मुझे मारेगी। बहुत सोचने पर बूढ़ी काकी लाडली से बोलती है, तू मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां ले चल जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली काकी का हाथ पकड़ लेती है और काकी उसके सहारे उन जूठी पत्तलों के पास जाकर बैठ जाती है और उन पत्तलों से टटोर कर वो पूरियां खाने लगती है। ठीक उसी समय रूपा की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि लाडली वहां नहीं थी। लाडली को अपनी जगह पर ना सोता हुआ देखकर वो लाडली को देखने के लिए बाहर आती है और वो देखती है कि पत्तलों के ढेर के पास लाडली चुपचाप खड़ी थी और बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों के ढेर से पूरियों के बचे हुए टुकड़े निकालकर खा रही थी। ये देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो जमीन सूख गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई और वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है।
उसकी ये दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों लोगों ने भोजन पाया, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाती हूँ, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन नहीं दे पाई। और रूपा काकी के पास जाती है। काकी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप उठो यहाँ से। और वो उनको उनकी कोठरी में लेकर जाती है। रूपा ने दिया जलाया और भंडार का दरवाजा खोला और एक थाली में संपूर्ण पकवान सजाकर काकी के पास गई। काकी, ये लो, खाना खाओ और मुझे माफ कर देना। भोले भाले बच्चों की तरह मिठाई पाकर जो मार तिरस्कार सब भूल जाते हैं, वैसे काकी सब कुछ भुलाकर खाना खा रही थी। उनके एक एक निवाले से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा इस दृश्य का आनंद ले रही थी। गुंजन, ओ गुंजन, जरा इधर आकर ये कपड़े सूखने के लिए डाल दे। माँ, आप कर लो ना, मैंने हाथ में मेहंदी लगा ली है। इस लड़की को और कोई काम नहीं है, जब देखो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। ये नहीं कि काम में मेरी कुछ मदद कर दे। अरे माँ, आप कपड़े ऐसे ही रहने दो, मैं कुछ देर के बाद धो दूंगी, आप काम पर चले जाओ। तभी मीरा का पति सुरेश वहां आ जाता है। ये कपड़े लेकर बैठी है, चल मेरे लिए खाना डाल। आप कब सुधरोगे? सुबह सुबह शराब पीकर आ गए, ये नहीं कि कुछ काम धंधा कर लो। चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब कर सुबह सुबह। ओ गुंजन, चल तू मेरे लिए खाना डाल कर ला, तेरी माँ का तो दिमाग खराब हो गया है। गुंजन अपने पिताजी से बहुत डरती थी, क्योंकि वो शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। जी पिताजी, अभी ले आती हूँ। गुंजन अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरे हाथ पर पानी डाल दो, पिताजी को खाना देना है। मीरा जैसे ही गुंजन के हाथों को देखती है, मेहंदी तो बड़ी सुंदर लगाई है तूने, इसे साफ मत कर, रहने दे, मैं खाना दे दूंगी। माँ, तुम्हें पता है ये मालवाड़ी स्टाइल की मेहंदी है। मेरी एक दोस्त है, वो शहर गई थी, वहां से मेरे लिए ये मालवाड़ी मेहंदी की बुक लाई थी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। जितना मन मेहंदी में लगाती है, कभी पढ़ाई में भी लगा लिया कर। माँ, अभी तो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, पढ़ाई भी कर लूंगी ना। तुम दोनों यहाँ बातें करने लगी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी सुरेश मीरा को जोर से चांटा मार देता है और उसे वहां धक्का देकर गिरा देता है और खुद वहां से चला जाता है। माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। पता नहीं तेरे पापा कब शराब छोड़ेंगे। सुरेश बहुत शराब पीता था और हर समय नशे में रहता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मीरा और गुंजन अकेले रहते थे। मीरा लोगों के घरों में काम करती थी और उसी से कुछ पैसे कमा लेती थी। एक दिन की बात है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है और अब मैं काम पर जा रही हूँ, तू बाकी का काम देख लेना बेटा। माँ, आप जाओ, मैं मेहंदी के पत्ते पीसकर बाकी भी काम कर लूंगी। मीरा काम पर चली जाती है। गुंजन को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। उसे जब भी समय मिलता था, वो मेहंदी लगाकर बैठ जाती थी। स्कूल में भी सब जानते थे कि गुंजन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। गुंजन ने अपने घर के पीछे मेहंदी के पेड़ भी लगाए हुए थे और वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन मीरा काम से घर वापस आ रही थी, तभी उसकी माँ को मोटरसाइकिल टक्कर मार देती है, जिससे मीरा को बहुत चोट लग जाती है। तभी दो लड़के वहां आते हैं और मीरा को सड़क पर जख्मी हालत में देखकर उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर मीरा का इलाज करते हैं। देखिए, आपको कुछ दिन आराम करना होगा,
आपके सर और पैर में बहुत गहरी चोट आई है। इसके बाद वो लड़के मीरा को उसके घर छोड़ने आते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया आपको? देखिए, आपकी माँ को एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और इनको गहरी चोट आई है और डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें आराम करना होगा। अब गुंजन अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, माँ, आज घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जा, बक्से में कुछ पैसे रखे हैं, जाकर ले ले और बाजार से थोड़ा राशन ले आ। गुंजन जाकर देखती है तो वो बक्सा खाली था। माँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है, बक्सा तो खाली है। तेरे बाप ने उसकी भी शराब पी ली होगी। मैंने छुपाकर कुछ पैसे रखे थे उस बक्से में, पता नहीं कब उसने वो पैसे निकाल लिए। खुद तो चला गया और हमें छोड़कर चला गया यहाँ मरने के लिए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ। बेटा, तू बाजार जाकर रमेश अंकल से सामान ले आ, उनको बोल देना कि मैं जल्द ही उधार चुका दूंगी। गुंजन रमेश अंकल की दुकान पर जाती है। अंकल, कुछ सामान चाहिए था, माँ ने बोला है कि पैसे थोड़े दिनों के बाद दे देंगी। देख बेटा, पैसे दे जा और सामान ले जा, मैं उधार नहीं करूंगा। गुंजन बिना सामान लिए वहां से आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक चौक पर मेहंदी वाले बैठकर मेहंदी लगा रहे थे। क्यों ना मैं भी यहाँ आकर मेहंदी लगाया करूं? वैसे भी स्कूल में मेरी मेहंदी को सब टीचर और लड़कियां पसंद किया करते थे। गुंजन घर पर आ जाती है। माँ, वो रमेश अंकल ने सामान देने से मना कर दिया, बोल रहे थे कि पैसे लेकर आओ और सामान ले जाओ। माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी बाजार के चौक पर बैठकर लोगों को मेहंदी लगाऊं, उससे कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन गुंजन सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म करती है और घर से ही मेहंदी के कोन बनाकर बाजार में एक जगह पर बैठ जाती है। भगवान, मैं यहाँ आ तो गई, पर पता नहीं कोई मुझसे मेहंदी लगवाएगा या नहीं। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है। सुनो, एक हाथ में मेहंदी लगाने के कितने पैसे लेती हो? जी, एक हाथ के 100 रुपए। पहले एक हाथ पर लगा दो, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं दूसरे हाथ पर भी लगाऊंगी। गुंजन उस औरत के हाथ पर मेहंदी लगाती है और उस औरत को वो मेहंदी बहुत पसंद आती है। अरे, तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, चलो तुम मेरे दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा दो। गुंजन उस औरत के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा देती है। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आती है। उसमें से 2 लड़कियां उतरती हैं जो सब मेहंदी वालों के पास जा रही थी और वो गुंजन के पास आते हैं और वो उस औरत के हाथों में मेहंदी देखते हैं जो गुंजन ने लगाई थी। वाओ, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ यार, मैंने तो इतनी सुंदर मालवाड़ी मेहंदी कभी देखी ही नहीं। और वो औरत गुंजन को पैसे देकर वहां से चली जाती है। सुनो, मुझे अपनी शादी पर मालवाड़ी मेहंदी लगानी है, तुम ब्राइडल मेहंदी का कितना चार्ज करती हो? जी, मैं यहाँ पर नई आई हूँ, आप अपने हिसाब से दे देना। 15,000 ठीक है? क्या 15,000? अच्छा ठीक है, 20,000 ले लेना, इतना तो ठीक है ना? जी, मैं लगा दूंगी, आप मुझे बता दो मेहंदी कब और कहाँ लेकर आनी है। इस महीने की 24 तारीख को तुम्हें हमारे घर पर आकर मेहंदी लगानी होगी और मेरे ड्राइवर आपको यहाँ से ले आएंगे। और ये 5,000 तुम एडवांस रख लो, बाकी के तुम्हें 24 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। अरे गुंजन, तू इतनी जल्दी आ गई। माँ, वो घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए सामान जल्दी लेकर आ गई। और आपको पता है, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मुझे पहले ही दिन बहुत अच्छा काम मिल गया। गुंजन सारी बात अपनी माँ को बताती है। मीरा भी बहुत खुश हो जाती है। माँ, अगर ऐसे ही काम मिलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा।
और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं।